स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी और मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र साहू। और गाइस, आज का जो हमारा चैप्टर है वो तो बायोमोलिक्यूल है और उस चैप्टर का टॉपिक एंजाइम आज हम स्टार्ट करेंगे। तो 11th का मोस्ट वेलकम है हमारे शानदार प्लेटफॉर्म आरटी एकेडमी पर, जहां पर होल ईयर आपको नोट्स और 11th एंड 12th के पूरे लेक्चर प्रोवाइड कराए जाएंगे। स्टूडेंट्स, हमारे बेस्ट फैकल्टी से अच्छे लेक्चर्स के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और शेयर करना पड़ेगा। तो गाइस, आज अपना टॉपिक एंजाइम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले एक चीज बता दी जाए कि जो लास्ट टर्म पे हमने क्लास ली थी और आपको बताया था, वो लास्ट टर्म पे हमारा लेक्चर बेस था हमारे बायोमोलिक्यूल्स के कुछ खास एनर्जी लेवल स्टेट पर, कि हमने कुछ स्टैटिक स्टेट देखे थे, कुछ डायनामिक स्टेट के बारे में बात करी थी, हमने न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात करी थी। तो आज का हम टॉपिक अपना एंजाइम देखते हैं, जो कि एक बहुत ही जरूरी चीज है किसी भी केमिकल प्रोसेस के लिए। तो एंजाइम है क्या? एंजाइम एक प्रोटीनियस सब्सटेंस होते हैं, प्रोटीन के बने हुए सब्सटेंस हैं जो हर एक केमिकल, खासकर बायो केमिकल्स की बात करें, बायो प्रोसेस की बात करें, तो हर एक बायो प्रोसेस के लिए जरूरी है। एंजाइम्स हमारे प्रोटीन के तो बने हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि सारी प्रोटीन्स एंजाइम हो सकते हैं। हाँ, लेकिन हर एक एंजाइम में प्रोटीन जरूर पाई जाती है, और इसीलिए शायद हमने आपसे कहा भी था कि जब बायोमोलिक्यूल स्टार्ट किया तो मैंने पहला जो मॉलिक्यूल स्टार्ट किया था वो मॉलिक्यूल हमारा प्रोटीन था। क्लियर? तो हम आज उसी एंजाइम के बारे में बात करते हैं। एंजाइम है क्या? तो देखिए, एंजाइम एक तरीके का बायो कैटलिस्ट है। बायो कैटलिस्ट मतलब, कैटलिस्ट तो आप केमिस्ट्री में भी जानते हैं कि कुछ ऐसे केमिकल जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को स्लो या फिर हाई कर सकते हैं, स्पीड बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर हम वही केमिकल्स की बात करें बॉडी में, चाहे वो प्लांट बॉडी हो या फिर एनिमल बॉडी हो, तो हम इसे बायो कैटलिस्ट बोलते हैं। यानी एंजाइम का हमारा दूसरा नाम है बायो कैटलिस्ट। एंजाइम का अनदर नेम है हमारा बायो कैटलिस्ट। ओके, तो हम इसी एंजाइम के बारे में बात करने जा रहे हैं, बायो कैटलिस्ट के बारे में बात करेंगे। आज का हमारे इस लेक्चर में बात ये करेंगे कि आखिर एंजाइम है क्या, एंजाइम की मैकेनिज्म क्या है, कैसे एंजाइम वर्क करते हैं, और कैसे एंजाइम हाई स्पीड से किसी भी सबस्ट्रेट यानी जिससे वो रिएक्शन करने वाले हैं उसका मॉडिफिकेशन कर देते हैं, उसको एक न्यू प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर एंजाइम। ये एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, आप 3D स्ट्रक्चर देख रहे हैं एंजाइम का, जहां पर एंजाइम को आप कोई एक लोहा लकड़ी की चीज मत समझिए, ये कोई एक ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सिर्फ एक केमिकल है, जो केमिकल बहुत सारी लिविंग रिएक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट है। उस केमिकल में हमारा ये केमिकल है जो हमारा बायोमोलिक्यूल है। ये बायोमोलिक्यूल से अगर बात करूं तो एक क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर, कि आपको मैंने पढ़ाया था जब स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में मैंने आपसे डिस्कशन किया था, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में मैंने आपको एक टाइप बताया था प्रोटीन का, आपको याद होगा, वो था हमारा टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर में हमने बताया था कि जो सबसे ज्यादा एक्टिव प्रोटीन होगी, बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंस रखेगी, उस प्रोटीन को हम टर्सरी स्ट्रक्चर में रखेंगे।
टर्सरी स्ट्रक्चर में ही मैंने एग्जांपल आपको दिया था इस एंजाइम का। क्यों वहां पर ये एक्टिव मॉलिक्यूल था, क्यों हमने टर्सरी को एक्टिव प्रोटीन के तौर पे देखा था। क्यों देखा था एक्टिव प्रोटीन के तौर पे? क्योंकि एंजाइम ही वो टर्सरी स्ट्रक्चर था, और एंजाइम में आप देख रहे हैं जिस साइट से किसी भी सबस्ट्रेट से जुड़ेंगे, जिस साइट से हमारा एंजाइम किसी सबस्ट्रेट से जुड़ेगा, सबस्ट्रेट का मतलब है जिस भी केमिकली या किसी भी एक मॉलिक्यूल से अगर हमारा एंजाइम रिएक्ट करता है, उस मॉलिक्यूल को आप सबस्ट्रेट नेम देंगे, और सबस्ट्रेट से जुड़ने के बाद ये जो कुछ भी बनाएगा उसे हम प्रोडक्ट नेम देंगे, उसे हम प्रोडक्ट नेम देंगे। तो ये हमारा एंजाइम है, जिससे एंजाइम हमारा रिएक्शन करेगा, जो भी इसका शिकार होगा वो सबस्ट्रेट होगा, और सबस्ट्रेट से रिएक्शन करने के बाद उसको ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। हम उस एंजाइम की बात कर रहे हैं। तो एंजाइम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट which influence the speed of biochemical reaction। एंजाइम एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जा रहे हैं। कैटलिस्ट का मतलब भी है जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को इन्फ्लुएंस करेंगे, वो हमारे हो गए बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। और ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन की स्पीड को इन्फ्लुएंस करते हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स और खास पॉइंट बनता है इस टॉपिक एंजाइम से, और वो खास पॉइंट ये बनता है all enzymes are proteins but all proteins are not enzymes। जितने भी एंजाइम हैं वो प्रोटीन के बने होंगे, जितने भी एंजाइम हैं वो प्रोटीन के बने होंगे, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होगी। ये पॉइंट याद रखिएगा कि जितने भी एंजाइम हैं वो किसके बने हैं? प्रोटीन्स के, बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। कहने का मतलब जो प्रोटीन्स होते हैं, हमारा अगर हम बात करें हमारे एंजाइम की, जो भी एंजाइम्स हैं, तो एंजाइम एक प्रोटीन का कलेक्शन होता है। इसमें प्रोटीन या तो 100% होगी या कुछ परसेंट में प्रोटीन पाई जाएगी। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि हर एक प्रोटीन एंजाइम है भाई, क्योंकि प्रोटीन तो हीमोग्लोबिन भी था, अभी आपने पढ़ा था प्रोटीन में, वो भी प्रोटीन था। प्रोटीन तो हमारी मेलानिन भी है, लेकिन वो एंजाइम थोड़ी ना है। तो वो ये कह रहा है कि हर एक एंजाइम तो प्रोटीन है, लेकिन हर एक प्रोटीन एंजाइम नहीं है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट। Enzymes are specific. Each enzyme has its own substrate. Enzyme specific होते हैं. Each enzyme has its own substrate. इसका मतलब क्या है? मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक एंजाइम लिया, और वो एंजाइम का मैं एग्जांपल दूं तो एक कॉमन एंजाइम होता है टाइलिन। इसी का दूसरा नाम है सलाइवरी एमाइलेज। टाइलिन या सलाइवरी एमाइलेज आपने पढ़ा हुआ है कि 9th में पढ़ा होगा आपने कि जब सलाइवरी एमाइलेज हमारा रिएक्शन करता है स्टार्च से, सलाइवरी एमाइलेज रिएक्शन कर रहा है स्टार्च से, तो ये बनाता है माल्टोज शुगर। माल्टोज शुगर ये तो आपने पढ़ा ही है कि अगर सलाइवरी एमाइलेज रिएक्शन कर रहा है स्टार्च से तो वो बनाता है माल्टोज शुगर। अब देखिए सलाइवरी एमाइलेज एक एंजाइम है, और एंजाइम रिएक्शन कर रहा है स्टार्च से, तो एंजाइम जिस पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज से रिएक्शन करेगा, यानी सलाइवरी एमाइलेज है, टाइलिन है, तो सिर्फ और सिर्फ स्टार्च से ही जुड़ पाएगा। यही स्टार्च हमारा हो जाता है सबस्ट्रेट। ये स्टार्च हमारा हो गया सबस्ट्रेट। तो एंजाइम ने स्टार्च से रिएक्शन किया, यानी कि टाइलिन एंजाइम ने स्टार्च से रिएक्शन किया और उसने माल्टोज शुगर बनाया।
तो ये तो हो गया एंजाइम भाई साहब, और जिनसे ये रिएक्शन कर रहे हैं वो हो गया हमारा सबस्ट्रेट, और जो बन रहा है हमारा प्रोडक्ट। जो बन रहा है वो है हमारा प्रोडक्ट। ओके, तो इस तरीके से कह रहा है कि एक एंजाइम जो होता है स्पेसिफिक सबस्ट्रेट से रिएक्शन करेगा। ये आपको एक कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है कि एंजाइम स्पेसिफिक कैरेक्टर सबस्ट्रेट से रिएक्शन करेगा और प्रोडक्ट को बनाएगा। ऐसा नहीं है कि एक एंजाइम एक से ज्यादा सबस्ट्रेट से रिएक्शन कर ले, तो एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट से रिएक्शन करेगा। देन राइबोजाइम्स, ये एंजाइम का नेम है राइबोजाइम्स, न्यूक्लिक एसिड दैट बिहेव लाइक एंजाइम्स। एक हमारा आरएनए होता है, अभी तक हमने बताई प्रोटीन की बात कि प्रोटीन्स एंजाइम्स होते हैं। दूसरा कह रहा है हमारा एक न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड भी आपने पढ़ा है डीएनए एंड आरएनए। हमारा जो न्यूक्लिक एसिड है वो न्यूक्लिक एसिड भी एक एंजाइम की तरह काम करता है, इसका नाम है राइबोजाइम। एंजाइम्स फॉर्म टर्सरी स्ट्रक्चर, टर्सरी मीन 3D, जो मैंने स्टार्टिंग बताया कि टर्सरी स्ट्रक्चर क्या होती है, सबसे ज्यादा एक्टिव स्ट्रक्चर होता है। तो एंजाइम form tertiary structure 3D with some devices called active site। कुछ पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, जो इसका 3D स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये जो पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं यही इसी को हम बोलते हैं एक्टिव साइट। ये हमारा होता है एक्टिव साइट, ये हमारा हो गया एक्टिव साइट। एक्टिव साइट का मतलब जिस जगह से हमारे सबस्ट्रेट से हमारा एंजाइम अटैच होगा। जैसे कि एक हम बात करें, एक हमारे पास लॉक है, ये लॉक के साथ की है, और अगर हम इस की को एंजाइम माने और सबस्ट्रेट को हम लॉक माने यहाँ पर, तो हमारा जो एंजाइम है, इस एंजाइम पे जो ये शेप बना हुआ है, जैसे कि हमारी की में होता है, एक स्पेसिफिक शेप से ही ये इस लॉक में एंटर कर पाएगा, अदरवाइज नहीं रख पाएगा। जैसे कि हर एक लॉक के लिए हर एक की अलग बनी हुई है, यहाँ हम कहते हैं हर एक की के लिए अलग एक लॉक है। तो की हमारा क्या है, एंजाइम, एंड सबस्ट्रेट हमारा क्या है, हमारा लॉक। तो जिस जगह से हमारा की जुड़ रहा है हमारे लॉक से, आपने देखा होगा उस की पे शेप बने होते हैं, वो जो शेप बने हैं टीथ लाइक शेप, उस शेप को हम बोलेंगे फंक्शनल, उसका शेप है वही उसका एक्टिव साइट है, क्योंकि उसी जगह से जुड़ सकता है। लॉक को अगर हम की को अगर हम उल्टा करके लगाएं तो वो नहीं जाएगा। इसलिए हमारा जो एक्टिव साइट होता है हर एक एंजाइम के लिए फिक्स होता है। इसीलिए शायद ये कारण है कि जो हमारी एंजाइम है ये एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट से ही रिएक्ट कर पाते हैं, जैसा कि एक स्पेसिफिक लॉक से हमारा एक स्पेसिफिक की ही अटैच हो पाती है। तो वही बता रहे हैं, एंजाइम फॉर्म टर्सरी स्ट्रक्चर विद सम पॉकेट कार्ड एक्टिव साइट्स इनटू व्हिच द सबस्ट्रेट फिट्स। तो इस तरीके से एंजाइम के यहाँ पे कुछ आपको कैरेक्टरिस्टिक बताया गया कि जो एंजाइम्स हैं ये एंजाइम्स बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक, ईच एंजाइम हैज इट्स ओन सबस्ट्रेट। राइबोजाइम्स न्यूक्लिक एसिड दैट बिहेव लाइक एंजाइम, and enzymes form tertiary structure with some pockets like structure called active sites। Okay, अब आती बात कुछ टेक्निकल टर्म्स की, कुछ एंजाइम के बारे में और बताया जाएगा। और ये जो पॉइंट अभी मैं पढ़ाऊंगा ये पॉइंट नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके पहले देखते हैं कुछ। What is rate? तो rate is called velocity if the direction is specified। अगर एंजाइम के वर्क करने का जो डायरेक्शन है वो स्पेसिफाइड है तो उसे हम बोलेंगे रेट की वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी एक तरीके की स्पीड है, उसके काम करने की दर है, जिससे वो आराम से तेजी से वर्क करता हुआ आगे चलेगा। Rates of physical and chemical process, यानी velocity of physical and chemical process are influenced by factors such as temperature। किसी भी सबस्ट्रेट से एंजाइम के रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करेगा हमारे कई एक्सटर्नल फैक्टर्स है लाइक टेम्परेचर। जनरली रेट डबल्स या फिर डिक्रीज जो आएगी बाय हाफ
डबल भी हो सकती है रेट और रेट आधी भी हो जाएगी फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस चेंज इन आइदर डायरेक्शन। हर 10 डिग्री पर टेम्परेचर अगर चेंज हो रहा है तो रेट ऑफ स्पीड यानी कि वेलोसिटी, एंजाइम की वर्क करने की वेलोसिटी इफेक्टेड होगी। तो याद रखिएगा ये एक्सटर्नल है। जैसे कि आप देखिए, आपको अगर बात करें कि कभी स्कूल में अगर असेंबली हो रही है समर सीजन, ठीक है, तो समर सीजन में जब असेंबली होती है तो आप देखते होंगे जब हैवी गर्मी पड़ रही होती है तो बहुत से बच्चे बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। ओके, देखा है आपने, देखा होगा कि अगर बहुत ज्यादा ठंड भी पड़ जाती है तब भी हमारी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि टेम्परेचर बहुत बड़ा एक फैक्टर है। हर एक एंजाइम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे काम करता है। एंजाइम जब भी बोलूं तो कोई इसको कीड़ा मकोड़ा मत समझिए। एंजाइम इज द प्रोटीन, एक प्रोटीन है, वो अभी भी आपके बगल कैविटी में आ रही होगी इन द फॉर्म ऑफ सलाइवा, क्योंकि सलाइवा में आपके एंजाइम मौजूद है। ठीक है, तो जब सलाइवा आपके बगल कैविटी में आ रही है तो कोई महसूस तो होना कि आपके दांतों में फंस रहा होगा एंजाइम्स, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि भाई वो केमिकल है। क्लियर? तो उन बच्चों के चक्कर खा के गिरने का कारण क्या है? कारण ये है कि एंजाइम बहुत अच्छा काम करते हैं लगभग 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास। 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास एंजाइम बहुत अच्छा वर्क देंगे, रूम टेम्परेचर पे अच्छा वर्क देते हैं। लेकिन अब आप खड़े हैं धूप में, अब टेम्परेचर आपकी बॉडी का बढ़ता जा रहा है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंजाइम डीनेचुरेट हो जाते हैं या टूट जाते हैं, इनका एक्टिव साइट डिस्टर्ब हो जाता है। और जब एक्टिव साइट डिस्टर्ब हो जाएगा तो किसी सबस्ट्रेट से जुड़ नहीं पाएंगे और कोई भी केमिकल रिएक्शन ही नहीं हो पाएगी। इसीलिए आपकी बॉडी का केमिकल रिएक्शन रुकने लगता है। और जैसे ही केमिकल रिएक्शन आपकी बॉडी का रुका, आप घस खा के गिर पड़े। थोड़ी देर बाद आपकी बॉडी में स्वेटिंग हो जाती है, बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल होता है, एंजाइम फिर से काम चालू कर देते हैं। तो देखिए इतना बड़ा एंजाइम का इफेक्ट है हमारी बॉडी में। एक पल आप जिंदा नहीं रह सकते एंजाइम के बिना, क्योंकि ना एंजाइम के बिना आप रेस्पिरेशन कर पाएंगे, ना एंजाइम के बिना अपने फूड को डाइजेस्ट कर पाएंगे, ना एंजाइम के बिना प्लांट अपने फूड का फॉर्मेशन कर पाएगा। तो एंजाइम इसलिए हर जगह पर बेहद जरूरी होते हैं। तो वही बता रहा कि रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर, और रेट डबल भी हो सकती है, रेट हाफ भी हो सकती है। भाई अच्छा टेम्परेचर है तो हमारा एंजाइम बेहतर तरीके से वर्क कर रहा है, अच्छे से सबस्ट्रेट मिल रहा है, एंजाइम वर्क करता चला जा रहा है। तो रेट डबल भी हो सकती है और जस्ट हाफ भी हो सकती है हर 10 डिग्री सेल्सियस चेंज टेम्परेचर होने पर। रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शंस इज वेरी हाई। एक एंजाइम हमारे पास है जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाएगा आपके लिए, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। आपको एक चीज और आइडेंटिफिकेशन के लिए बता दूं कि मोस्टली ये देखा गया है जिस भी वर्ड सेंटेंस के वर्ड के पीछे यानी कि प्रीफिक्स सफिक्स पे एज मिलता है आपको, तो उसे आप एंजाइम समझिए। जिस भी वर्ड के प्रीफिक्स सफिक्स पे अगर आपको एज मिलता है तो आप उसको एंजाइम समझिए। तो यहाँ पर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम है जिसे दुनिया का फास्टेस्ट एंजाइम माना जाता है, यानी ये सबसे तेज प्रोडक्ट बनाएगा। अब बात को समझिए, एंजाइम आया, किसी सबस्ट्रेट जुड़ा, उसे तोड़ मोड़ के एक नया प्रोडक्ट बना दिया। लाइक टायलिन आया, स्टार्च से जुड़ा, उसने माल्टोज शुगर बना दी। टायलिन था क्या? एंजाइम था। स्टार्च था क्या? सबस्ट्रेट था। टायलिन सबस्ट्रेट से रिएक्शन करता है और बनाता है क्या? माल्टोज शुगर। वही स्पीड कर रहा है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज द फास्टेस्ट एंजाइम। The fastest enzyme, it accelerates the following reaction 10 million times. 10 million times ये रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दे रहा है। सोचिए कितना। क्या करता है ये? CO2 और वाटर को जोड़ करके ये बनाता है कार्बोनिक एसिड। मैं सोच देता हूं, ये है हमारा कार्बोनिक एसिड। तो CO2 जो मौजूद है हमारे ब्लड में, ब्लड प्लाज्मा में देखा जाता है कि अगर CO2 का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, भाई CO2 अगर ब्लड के थ्रू आपके लंग्स में जाकर के बॉडी से बाहर निकल रही है तो आखिर इस CO2 को कौन कर पाएगा? तो ये हमने क्या बोला, हर एक केमिकल रिएक्शन डिपेंड करती है किस पे?
एंजाइम्स पे। तो यहाँ पर CO2 को वाटर ने जोड़ा तो, लेकिन वाटर को जोड़ने के लिए, इसकी शक्तियों को जोड़ने के जगाने के लिए जरूरी है कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम कार्बोनिक एसिड बना देता है इन दोनों को जोड़ने पे। ये रिवर्सिबल कर सकता है, जैसे ही ये H2CO3 कार्बोनिक एसिड लंग्स के पास पहुंचेगा, ये फिर से वाटर को अलग ब्रेक कर देगा, CO2 को अलग ब्रेक कर देगा। अब CO2 हमारा अलग ब्रेक हो गया तो ये लंग्स को तो बॉडी के बाहर। तो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ये काम ऐसे भी हो सकता है, ये CO2 H2 ऐसे भी जुड़ सकते हैं, लेकिन एक एंजाइम की मदद से उनकी जो रियल की स्पीड रही होगी, उस रियल की स्पीड से 10 मिलियन टाइम्स बढ़ जाती है स्पीड। सोचिए कितना बढ़ा दिया स्पीड इसने, है ना। इन द एब्सेंस ऑफ द एंजाइम, अब देखिए कह रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम ओनली 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2CO3 आर फॉर्म इन एन आवर। 1 घंटे में सिर्फ 200 ही मॉलिक्यूल बना पाएंगे कार्बोनिक एसिड के, और यही एंजाइम मिक्स हो गया। तो देखिए इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस अबाउट 1, 10, 100, 1000, 10,000 lakh 6 लाख मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो जाएंगे पर सेकेंड। ये पर आ रहा है, ये पर सेकेंड। कितना बड़ा डिफरेंस होता है एक एंजाइम के आने से। इसीलिए बोला गया कि एक एंजाइम कैटलिस्ट है, एक बायो कैटलिस्ट है, जो केमिकल जो रिएक्शन हो रही है इसकी स्पीड को बढ़ाए चला जा रहा है। ये बेचारे कहा 200 मॉलिक्यूल्स बना पा रहे थे कार्बोनिक एसिड के, वो भी NR में 1 घंटे में, और ये कह रहा है घंटे छोड़ो, सिर्फ 1 सेकंड के लिए आओ, 1 सेकंड में 6 लाख मॉलिक्यूल बना दे रहा है। बड़ी बात है। तो यहाँ पर नीट के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस का। In a metabolic pathway, each step is catalyzed by different enzymes. In a metabolic pathway, metabolic pathway जो अभी हमने लास्ट टाइम मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ा था, जहां पर कुछ चीजें जोड़ी जा रही है, कुछ चीजें तोड़ी जा रही है, यानी एम्फीबोलिक पाथवे था, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म हो रहा था, वो उसकी बात कह रहा इन अ मेटाबॉलिक पाथवे ईच स्टेप इज कैटलाइज्ड बाय डिफरेंट एंजाइम्स। हर एक स्टेप एक डिफरेंट एंजाइम से, जैसे यहाँ पे दिया गया है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना। ये किस प्रोसेस को बता रहा है? ये बता रहा है रेस्पिरेशन के प्रोसेस को। ये आपका रेस्पिरेशन। अब देखिए रेस्पिरेशन में क्या होगा। रेस्पिरेशन में हमारा एक एंजाइम आया जिसका नेम है हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज ये एंजाइम है। ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम ग्लूकोज से जुड़ता है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? ग्लूकोज क्या हो जाएगा हमारा? ग्लूकोज हमारा हो गया सबस्ट्रेट। ग्लूकोज हमारा हो गया सबस्ट्रेट। तो ग्लूकोज सबस्ट्रेट हो गया, हेक्सोकाइनेज एंजाइम हो गया, और देखिए उसने प्रोडक्ट बनाया क्या? ग्लूकोज 6 फास्फेट। ग्लूकोज 6 फास्फेट हमारा प्रोडक्ट हो गया। ग्लूकोज 6 फास्फेट हमारा हो गया प्रोडक्ट। तो एंजाइम हेक्सोकाइनेज आता है, सबस्ट्रेट ग्लूकोज से रिएक्शन करता है, जुड़ता है, वो भी एक्टिव साइट से, एंड बनाता है ग्लूकोज 6 फास्फेट। ये ग्लूकोज 6 फास्फेट फिर देखिए नेक्स्ट एंजाइम जुड़ रहा है, आइसोमेरेज, उसने बनाया नया प्रोडक्ट फ्रक्टोज 6 फास्फेट। ऐसे हर एक स्टेप पे एक नया एंजाइम, नया प्रोडक्ट, नया एंजाइम, नया प्रोडक्ट, ये प्रोसेस चलता 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 जा रहा है। एटलीस्ट पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल तैयार हुए। आपसे यही कह रहा है किसी एक मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में, एक मेटाबॉलिक पाथवे में सिर्फ एक एंजाइम ही नहीं डायरेक्ट ग्लूकोज से पायरुवेट बनाएगा। इसके लिए कई सारे एंजाइम जुड़ने जरूरी हैं। कई सारे एंजाइम आएंगे, देखिए कितनी इस तरीके से। तभी मैं कहता हूं कि एक ह्यूमन सेल में अप्रोक्सीमेटली 1000 से 10,000 टाइप की प्रोटीन्स पाई जाती हैं। तो वो प्रोटीन्स में एंजाइम सबसे ज्यादा पाए जाएंगे, क्योंकि एंजाइम के बिना कोई प्रोसेस नहीं हो सकता। और आपने पढ़ा हुआ है 10th में पढ़ के आया लाइफ प्रोसेस में कि ग्लूकोज से पायरुवेट एसिड के या पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिनसे एनर्जी रिलीज होती है, और इस एनर्जी का हम अपने लाइफ प्रोसेस में यूज करते हैं। ओके,
तो यहाँ पर देखिए एग्जांपल दिया गया ग्लाइकोलिसिस। जो प्रोसेस था पूरा ग्लाइकोलिसिस था, आपने पढ़ा है कि जब भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है 2 स्टेप पे होती है ग्लाइकोलिसिस एंड क्रैम्प साइकिल, है ना। तो ये हमारा ग्लाइकोलिसिस हुआ, जहां पर आपको एक चीज दिखाई जा रही है कि अब देखिए इस चीज को हमेशा प्रैक्टिकल लेके चले कि अगर आप एंजाइम पढ़ रहे हैं तो केवल किताबी भाषा में मत पढ़िए। आपने एंजाइम पढ़ा, हाँ एंजाइम केमिकल्स है, प्रोटीन के बने हुए हैं। एंजाइम बायोकैटालिस्ट है। क्यों कैटालिस्ट है? क्योंकि केमिकल रिएक्शन को बढ़ा रहा है, आप देख रहे हैं कैटालिस्ट है। और कैटालिस्ट का बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया गया कार्बोनिक एनहाइड्रेस का, जहां पर कार्बोनिक एनहाइड्रेस ने कार्बोनिक एसिड के मॉलिक्यूल को बनाया, वो भी पर सेकंड में 6 लाख। तो ये एंजाइम है। तो आप इमेजिन करिए कहीं पर भी जाए प्लांट अपनी ग्रोथ कर रहा है तो उस ग्रोथ के लिए भी एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है। आप और हम जो ग्रोथ कर रहे हैं, जिंदा है, ये सब एंजाइम्स की देन है। क्योंकि विदाउट एंजाइम आप देख रहे हैं अगर एक ये एंजाइम ना हो तो यहाँ से ये केमिकल नहीं बन सकता, और नहीं बनेगा तो ना पायरुवेट बनेगा, ना ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज का, ना एनर्जी बनेगी, और ना ही हम जिंदा रह पाएंगे। तो वही आप बताया गया कि एक मेटाबॉलिक पाथवे पे हर एक स्टेप पे अलग हमारे कैटालिस्ट आते हैं, हमारे एंजाइम आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आपको थोड़ा सा कैटालिटिक साइकिल बताई जाएगी, थोड़ा टर्म्स 11th में आकर के अबव चले जाते हैं। यहाँ पर एक बात करी जा रही है, मैं इसको अपने टर्म देता हूँ अच्छा, कि ये एक तरीके का मैकेनिज्म है एंजाइम एक्शन का। एंजाइम कैसे काम करते हैं, चलिए अब देखिए। सबसे पहले मैं लॉक एंड की पे चलता हूँ। ये एक हाइपोथेसिस थी, इस हाइपोथेसिस में बताया गया था, इसका नाम ही था हाइपोथेसिस का, लॉक एंड की हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस समझे, लॉक एंड की पे चले, थ्योरी अभी भूल जाए, अभी थ्योरी अपने आप बना लेंगे। ये एक लॉक है, ये हमारी की है, इसको मैं थोड़ा, चलिए एक की अगर आप देखें तो उसका शेप में कुछ ऐसा ड्रॉ करता है। ये की आई और ये की जी ने हमारे केवल लॉक का पोर्शन बना रहा हूं, यहां से जुड़े, ये हमारे लॉक थे, ये हमारी की थे, दोनों जुड़ गए, दोनों जुड़े और दोनों ने बनाया क्या, देखिए दोनों लोग जुड़ गए, हमारे लॉक एंड हमारी की। तो जैसे से पाएगा जब हमारे ये टीथ लाइक स्ट्रक्चर फंस गया उसमें, कुछ समय बाद हमारे इस एंजाइम ने एक कमाल कर दिखाया। कमाल ये हो गया कि उसने उस लॉक के 2 टुकड़े कर दिए और खुद इस मैटर से बाहर हो गया। खुद इस मैटर से क्या हो गया, ये बाहर हो गया। मैंने जिसे लॉक की बोला था, इस की को अगर मैं नाम दे दूं एंजाइम, मैं इसे नाम दे दूं एंजाइम। जो मैंने लॉक की बात करी थी, मैं इसे नाम दे दूं सबस्ट्रेट। अब एंजाइम और सबस्ट्रेट अब जुड़ते हैं तो मैं इसे बोलूंगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कब बोल रहा हूं, जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जुड़ गया, और जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जुड़ गया तो बन गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जैसे ही बन गया देखिए एंजाइम भाई साहब अलग हो गए और इन्होंने 2 प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन कर दिया। 2 प्रोडक्ट बना सकते हैं, एक प्रोडक्ट बना सकते हैं, एक फॉर्म को चेंज कर दिया। तो सारा खेल आप देख रहे हैं जैसे लॉक एंड की जैसा दिख रहा है, इसीलिए इस थीसिस को नाम दिया गया लॉक की हाइपोथेसिस। लॉक एंड की हाइपोथेसिस। लॉक एंड की हाइपोथेसिस में एंजाइम के एक्शन की मैकेनिज्म एक्शन बताई गई कि कैसे ये हमारा एक्शन लेगा, कैसे हमारा एंजाइम सबके साथ रिएक्शन करेगा,
कॉम्प्लेक्स बनाएगा और न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। इस तरीके से कोई भी हमारा एंजाइम किसी भी लॉग से जुड़ेगा, किसी भी सबस्ट्रेट से जुड़ेगा और जुड़ करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा एंड देन हमारे प्रोडक्ट को अलग करेगा। तो ये था हमारा जो सारे पॉइंट्स आप पढ़ेंगे, अब सारे पॉइंट्स मेरे इसमें मिल जाएंगे। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, एंजाइम प्रोडक्ट कन्वर्ट करता है, देखिए प्रोडक्ट क्या कर दिया उसने, अलग फॉर्म में अलग कर दिया। यानी कि एंजाइम सिर्फ एक लॉग की तरह था, की तरह था और हमारा सबसेट लॉग की तरह था। सारे पॉइंट्स मैच कर जाएंगे। अब आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट आता है टॉपिक की हाउ डू एंजाइम स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन। कैसे एक एंजाइम किसी केमिकल के रिएक्शन को बढ़ाता है। जैसे कि भी आपने कार्बोनिक एनहाइड्राइड से मुलाकात की, देखिए कितने मॉलिक्यूल्स बना दिए उसने 1 सेकंड में। तो सवाल ये उठता है कि कैसे ये एंजाइम्स स्पीड को बढ़ाते हैं। याद रखिए हर एक सबस्ट्रेट जिससे एंजाइम रिएक्शन करता है उसकी एक एक्टिवेशन एनर्जी होती है। जैसे उसकी एक एनर्जी या उसी को स्टेट में कहां पर वो, मान लीजिए 2 फाइटर हैं, सिंपल सी बात है, उसमें से एक फाइटर हो सकता है 50 मुक्कों में मरे, बेहोश हो जाए, और जो उससे लड़ने वाला दूसरा फाइटर है वो 20 मुक्के में गिर जाए। तो देखा जाए तो जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो पहले वाले की ज्यादा है, क्योंकि पहले वाले को 50 पंच देने पड़ेंगे और जबकि भाई साहब जो बी वाले उनको 20 पंच में बेहोश कर दिया गया। तो 20 वाले को तोड़ना आसान था, 50 वाले को तोड़ना बहुत कठिन था। सेम एज जिस सबस्ट्रेट एक्टिवेशन एनर्जी, उनकी बॉन्ड मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, जितनी कॉम्प्लेक्स होगी, उसका एक्टिवेशन एनर्जी उतना ज्यादा होगा और उसको तोड़ना उतना कठिन होगा। जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी उसको तोड़ना उतना आसान होगा। वही सवाल का जवाब यहाँ पे मिलेगा, लेकिन याद रखिए एक्टिवेशन एनर्जी पे सारा खेल है, किसकी कितनी एक्टिवेशन एनर्जी है, और हमारा एंजाइम इसी एक्टिवेशन एनर्जी को तोड़ने का काम करता है। ये एक एनसीईआरटी में दिया था डायग्राम, एक तरफ राइट रहेगा आपका पोटेंशियल एनर्जी एंड एक्स एक्सिस पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, पी डिनोट करता है प्रोडक्ट बनने को, एस डिनोट कर रहा है सबस्ट्रेट बनने को। एंड इस एरो से हम एंजाइम की देख रहे हैं एक्टिविटी। देखिए पहला डायग्राम देखिए, दूसरे डायग्राम को ना देखिए, पहला डायग्राम देखिए। कोई सबस्ट्रेट था, इस सबस्ट्रेट में कोई भी एंजाइम नहीं आया, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। देखिए कितनी हाई लेवल पे इसकी एक्टिवेशन एनर्जी, कितने हाई, कितनी ऊंचाई पे जा रहा है, समझिएगा ध्यान से। ये सबस्ट्रेट की एनर्जी को बता रहा है कितना अबव लेवल एनर्जी का, लेकिन कब तक है, क्योंकि एंजाइम नहीं आया। अगर कहीं एंजाइम आ जाता तो ये प्रोडक्ट में बड़ी जल्दी कन्वर्ट हो जाता। तो देखिए सबस्ट्रेट जिस जगह से अपने आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, जिस पॉइंट पे कन्वर्ट होता है उसे ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, उसे ट्रांजिशन स्टेट कहेंगे। ट्रांजिशन मतलब ट्रांसफर हो रहा है, चेंज हो रहा है, बदल रहा है। वो ट्रांजिशन स्टेट है सबस्ट्रेट की जहां से वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। पहली बात समझ लीजिए। हम पहले ग्राफ को देख रहे हैं, रेड वाले को लेके चल रहे हैं, हम अभी इस ग्राफ को लेके चल रहे हैं। एंजाइम एब्सेंट था, विदाउट एंजाइम था, तो जो ट्रांजिशन स्टेट थी बहुत ऊंचाई पे थी और प्रोडक्ट बना, लेकिन काफी टाइम बाद बना। लेकिन इसी सबस्ट्रेट पे अगर एंजाइम ऐड कर दिया गया, एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, एक्टिवेशन एनर्जी जब एंजाइम डाल दिया गया तो इनकी एक्टिवेशन एनर्जी डाउन हो गई और देखिए कहां पर आ गई, ये आ गई भाई साहब। सिंपल सी बात है, जब एक्टिवेशन एनर्जी को डाउन कर दिया तो स्पीड बढ़ गई और प्रोडक्ट हमें मिल गया। मींस कैसे किसी सबस्ट्रेट की एंजाइम जुड़ने पर प्रोडक्ट की बनाने की स्पीड को बढ़ा रहा है, कैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज पर सेकेंड 6 लाख मॉलिक्यूल बना रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक्टिवेशन एनर्जी को तोड़ रहा है, मॉलिक्यूल की एक्टिवेशन एनर्जी, उसी खुद की पावर को वो तोड़ रहा है। जब खुद की पावर को तोड़ना चालू करेगा तो सिंपल सी बात है, आसानी से टूट जाएंगे। वही यहाँ पे हो रहा है। तो एक्टिवेशन एनर्जी इज एडिशनल एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। In an exothermic and endothermic reaction, the substrate must go through a much higher state. It is called transition state, जहाँ से वो टर्न हो रहा है। And the activation energy is the difference between average energy of substrate and transition state. तो
एक्टिवेशन एनर्जी वो है जहां पर उसकी एवरेज एनर्जी है सबस्ट्रेट की और जिस पे वो टूट गया, बदल रहा प्रोडक्ट में, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो होता है हमारा एक्टिवेशन एनर्जी। एंड वही चीज है, इफ द प्रोडक्ट P the lower energy level than the substrate, the reaction is an exothermic reaction। बहुत स्पीड हो जाएगी, इसके लिए कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई हीट की जरूरत नहीं पड़ रही है। इन अ बायोकेमिकल रिएक्शन एनर्जी एंजाइम्स लोअर देन द एक्टिवेशन एनर्जी। बायोलॉजिकल प्रोसेस में एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देगा एंड रिएक्शन की स्पीड हाई हो जाएगी। एक्टिवेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक था वो एंजाइम का एक कैरेक्टरिस्टिक, एंजाइम का एक स्ट्रक्चर एंड एंजाइम के मैकेनिज्म ऑफ फंक्शन पर था, कैसे काम कर रहा है। साथ ही साथ हमने एक्टिवेशन एनर्जी से मुलाकात करी, क्या ऐसा कारण है कि एंजाइम जब किसी सबस्ट्रेट से जुड़ता है तो उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की स्पीड बढ़ा देता है। तो उसके पीछे कारण था कि एक एंजाइम उस सबस्ट्रेट की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। जब किसी के पावर को, भाई पहलवान 50% गिर रहा था लेकिन पहलवान को हम 10 दिन खाना नहीं देंगे तो सिंपल सी बात है कि वो अंदर से वीक हो जाएगा, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी वीक हो गई। और जब एक्टिवेशन एनर्जी वीक हो जाएगी तो वो जल्दी गिर जाएगा, 50 मुक्कों से जल्दी ही गिर जाएगा। मारने वाले तुम ही हो, लेकिन यहाँ पर एंजाइम क्या काम कर रहा है, एंजाइम हो गया उसको भूखा रखने वाला। एंजाइम ने उसको भूखा रखा और भूखा रखने के कारण उसकी एक्टिवेशन एनर्जी टूट गई और पहलवान मारा गया, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया गया। तो गाइस आई होप अच्छे से आपने समझा होगा। इसके नोट्स के लिए थ्योरी साइड में रहती है, जिससे आप थ्योरी भी अपनी बना सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। ऐसे ही लेक्चर को लगातार लेते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहें जरूर एंड अच्छे से शेयर भी करें। तो मुलाकात करते हैं नेक्स्ट चैनल पे, नेक्स्ट एपिसोड पे, और वो बेस्ड होगा हमारा इन्फ्लुएंस कौन से कैरेक्टर करते हैं हमारे एंजाइम को। भाई एंजाइम हर जगह अच्छे काम नहीं कर सकते ना, कुछ ऐसा भी टाइम होगा जिस समय एंजाइम अपनी वर्किंग को खराब भी कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे उन फैक्टर्स की। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।